बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने O1 कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी को और ON लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी को डिटेल से देखा था, लेकिन आज हमने एक ऐसी कम्प्लेक्सिटी को स्टडी करना है जो कि ON से भी ज़्यादा रिपीटेडली ग्रो करती है, जिसका नाम है जी ON स्क्वेयर, मतलब क्वाड्रेटिक टाइम। अब क्वाड्रेटिक टाइम का मतलब क्या होता है? तो बेटा क्वाड्रेटिक का मतलब होता है स्क्वेयर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। लिखा भी हुआ है द रन टाइम इंक्रीज विद द स्क्वायर ऑफ द इनपुट साइज। मतलब जब इनपुट साइज n हो तो एल्गोरिथम का वर्कलोड अप्रोक्सीमेटली तकरीबन n स्क्वायर के मुताबिक बढ़ेगा। मतलब कि अगर इनपुट 10 हो तो ऑपरेशन तकरीबन 100 हो सकते हैं। अगर इनपुट 100 हो जाए तो ऑपरेशन तकरीबन जो है वो 10,000 हो सकते हैं। और अगर इनपुट जो है वो आपके पास 1000 हो जाए तो ऑपरेशन आपके पास 10 लाख तक पहुंच सकते हैं। यानी छोटी सी इंक्रीज भी वर्कलोड को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। क्लियर है जी? तो बेटा एक छोटी सी टेबल को इमेजिन करें जिसमें आपके पास स्टूडेंट और कंपैरिजन है। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो 10 है, तो कंपैरिजन हमें कितने के साथ करना पड़ेगा? 100 के साथ। मतलब एक बंदा है, 10 है, 10 में हमारे पास 1 आता है, तो 1 को मैं बाकी 9 बंदों के साथ जो है वो कंपेयर करूंगा, फिर 2 को बाकी 8 के साथ, फिर इसी तरह। मतलब मुझे 100 दफ़ा कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर मेरे पास स्टूडेंट 20 है तो मुझे 400 दफ़ा कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर मेरे पास 50 बच्चे हैं तो मुझे 2500 दफ़ा कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट है तो मुझे 10,000 दफ़ा कंपैरिजन करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो है वो सिर्फ डबल हो रहे हैं, मतलब 10 से 20, 20 से मतलब डबल हो रहे हैं, लेकिन जो वर्कलोड है वो 4 टाइम तक बढ़ रहा है। इसी वजह से ओ एन स्क्वायर एल्गोरिथम जो है लार्ज डाटा सेट के लिए, बड़े डाटा सेट के लिए स्लो हो जाता है। अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। तो बड़ा एग्जांपल में भी वो यही बात कर रहा है, कंपैरिजन या कंपेयरिंग, या आपने कंपेयर करना है एवरी पेयर ऑफ स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को। अच्छा बेटा, यहाँ पे वो ये कह रहा है, कंसिडर करो कि जी आपके कॉलेज में n स्टूडेंट है और हमने प्रोग्रामिंग कंपटीशन के लिए बेस्ट टीम को सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए हर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को हर दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब अगर मेरे पास 5 स्टूडेंट है, n स्टूडेंट, मेरे पास 5 स्टूडेंट है, A, B, C, D और E, तो मुझे पहले A को B के साथ, फिर C के साथ, फिर D के साथ, फिर E के साथ कंपेयर करवाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाके मुझे B को C, D और E के साथ कंपेयर करवाना पड़ेगा। फिर इसी तरह मुझे C को D और E के साथ कंपेयर करवाना पड़ेगा। और इसी तरह कंपैरिजन जो है वो कंटिन्यू रहेगी। यानी हर स्टूडेंट को ऑलमोस्ट हर दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करना पड़ता है। इसकी मैं एक और रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूँ तो क्रिकेट टीम है कि फर्ज करें जी स्कूल की क्रिकेट टीम आपने चुननी है, तो जो कोच है वो हर प्लेयर की परफॉर्मेंस को हर दूसरे प्लेयर के साथ क्या करेगा? कंपेयर कर रहा होगा। अब जितने ज़्यादा प्लेयर होंगे कंपैरिजन भी उतना ही तेज़ी से बढ़ेगा। अगर 10 प्लेयर हैं तो मतलब 100 कंपैरिजन है। अगर मैं 100 प्लेयर कर दूंगा तो मतलब 10,000 कंपैरिजन हो जाएंगे। मतलब मैंने इनपुट कम की है। यहाँ पे जस्ट हमने अगर देखें तो ये 10 है और 100 है, इसके दरमियान जस्ट 90 का मैंने फ़र्क रखा है, लेकिन उसके कंपैरिजन देखें बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ा है। कहाँ 100 और कहाँ 10,000, ठीक है, बड़ा फ़र्क है। यही ओ एन स्केयर जो है वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। एक और मैं एग्जांपल देना चाहूँ। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास के 30 स्टूडेंट है, अगर मैं हर स्टूडेंट को सिर्फ रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ तो ओ एन, मतलब उसके लिए मुझे ओ एन कंप्लेक्सिटी काम करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं हर स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करवाना चाहता हूँ तो वहाँ पर भी ओ एन स्केयर बिहेवियर काम कर रहा होगा। क्लियर है जी? तो अब हम चलते हैं जी इसके ग्राफ की तरफ। तो ग्राफ में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने एक टास्क है, मतलब इनपुट साइज 1 है, उसका साइज जो है वो टाइम थोड़ा था। जैसे ही मैंने इनपुट 2 किया तो साइज और थोड़ा सा, मतलब टाइम किया। जैसे मैंने एक टास्क, इधर से मैंने जस्ट एक टास्क पढ़ाया है, तो अब देखें यहाँ पे 10 पे चला गया। ठीक है जी, मतलब यहाँ पे 10 पे आ गया। इसी तरह अगर यहाँ पे इनपुट साइज मैंने 4 किया है तो ये यहाँ 16 पे चला गया, 15 के सामने, ये देखिए। ठीक है जी, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ रहा है। इसलिए इसका ग्राफ जो है वो आपके सामने कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। ग्राफ से भी हमें समझ आ रही है कि इनपुट जो हमारा साइज है वो कम बढ़ रहा है, लेकिन टाइम जो है वो बड़ी स्पीडली वर्क कर रहा है, इसलिए नीचे से जो है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा ग्राफ कर्व की फॉर्म में। क्लियर है? तो बड़ा याद रखें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हमेशा कोशिश करते हैं
कि ओ एन स्क्वायर एल्गोरिदम को अवॉइड करें जब उनके पास डाटा बहुत ज़्यादा हो। लेकिन अगर छोटा डाटा सेट है, मतलब डाटा सेट कम है, तो फिर ओ एन स्क्वायर जो है वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब मिलियंस रिकॉर्ड हैंडल करने हो, ज़्यादा एफिशिएंट एल्गोरिदम परफॉर्म किया जाता है। तो बेटा यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, व्हाई इज ओ एन स्क्वायर कॉल्ड क्वाड्रेटिक टाइम, कि हम इसको क्वाड्रेटिक टाइम क्यों कहते हैं। तो इसका सिंपल आपने आंसर लिखना है, बिकॉज क्योंकि द रन टाइम ग्रो अप्रोक्सीमेटली विद द स्क्वायर ऑफ इनपुट साइज। अगर मैं स्लाइड को समराइज करना चाहूँ तो बेटा आज हमने ओ एन स्क्वायर क्वाड्रेटिक टाइम कम्प्लेक्सिटी को डिटेल से समझा और ये देखा कि रन टाइम इनपुट साइज के स्क्वायर के मुताबिक बढ़ता है। इनपुट डबल हो तो वर्क लोड 4 टाइम बढ़ जाता है। फिर हमने कंपेयरिंग एवरी पेयर स्टूडेंट वाली एग्जाम्पल को डिस्कस किया। फिर इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट पढ़ा कि जो ओ एन स्क्वायर है ये बड़े डाटा सेट पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। फिर हमने ग्राफ को गौर से देखा कि ओ एन स्क्वायर के अंदर ग्राफ किस तरह से बनता है। तो आज की जो स्लाइड है, मतलब जो आज के लेक्चर में क्वाड्रेटिक टाइम के जो हवाले से स्लाइड थी, उसको उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो बेटा चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो बेटा अब तक हमने 3 इंपॉर्टेंट कम्प्लेक्सिटी पढ़ ली है, मतलब 2 हमने कल पढ़ी थी और एक हमने आज पढ़ लिया है। मतलब O1 कांस्टेंट टाइम भी पढ़ लिया हुआ है, O n लीनियर टाइम भी पढ़ लिया है और O n स्क्वायर क्वाड्रेटिक टाइम भी पढ़ लिया। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल कम्प्लेक्सिटी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जी O log n, लोगारिथमिक टाइम। तो बेटा O log n को समझने के लिए एक सिंपल बात याद रखें कि इसके अंदर हर स्टेप पर प्रॉब्लम का साइज जो है वो आधा हो जाता है। हर स्टेप पर प्रॉब्लम का जो साइज है वो क्या हो जाता है जी, आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। यानी एल्गोरिदम पूरा डाटा चेक नहीं करता बल्कि हर स्टेप पर बहुत बड़ा हिस्सा खत्म कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। इसी वजह से O log n बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कम्प्लेक्सिटी मानी जाती है। अगर मैं इसकी डिफाइन आपको दिखाऊं तो डिफाइन में आपके सामने लिखा हुआ है द रन टाइम ग्रो लोगारिथमिकली इंक्रीज वेरी स्लो। इसके अंदर हमारे पास बहुत कम मिकदार में जो है वो इंक्रीज होता है रिलेटिव के मुताबिक इनपुट साइज। अगर हम इनपुट साइज की बात करें मतलब इसके अंदर जो रन टाइम है वो बहुत कम जो है वो ग्रो होता है बनिस्बत इनपुट साइज के। तो बेटा चलते हैं जी इसकी एग्जाम्पल की तरफ। तो ये बहुत एक कॉमन सी एग्जाम्पल है, जी गेसिंग द नंबर बिटवीन 1 and 100। जी इमेजिन करें, यू थिंकिंग, आप सोचें अ नंबर कि आपने कोई एक नंबर सोच लिया बिटवीन 1 and 100, 1 से लेकर 100 के दरमियान। एंड आई वांट टू गैस इट, और मैं ये चाहता हूं कि मैं गैस करूं कि कौन सा नंबर आपने गैस किया है, कौन सा नंबर आपने सोचा है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं 100 का दरमियान हाफ, मैं कहूँगा जी आपने 50 सोचा है। आप मुझे आंसर देंगे यस और नो में, ठीक है जी। इज इट ग्रेटर देन, मतलब की तरह क्या बताएंगे कि जो आपने नंबर सोचा है वो इस 50 से बड़ा है या इस 50 से छोटा है। जैसे आप मुझे ये बता देंगे कि जी ये 50 से बड़ा है, इसका मतलब है जो पहले 50 नंबर है अब मैं उसको एलिमिनेट कर दूँ। पहले स्टेप पर हमारा हाफ जो डाटा है वो क्या हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है, खत्म हो चुका है। फिर मैं दोबारा से अगले जो 50 नंबर है अब मेरे पास वो रह गए हैं, मैं उसमें से हाफ नंबर जो है वो ऐड कर दूंगा। कहूँगा जी आपने फॉर एग्जाम्पल उसमें 75 को जो है वो सोचा हुआ, तो आप मुझे कह देंगे कि नहीं जी इट इज़ लेस देन 75, और अगर पहले 50 होंगे तो आप कह देंगे लेस देन 25। तो मतलब इसी तरह से हमारे पास हर टाइम, एवरी टाइम आई आस्क का क्वेश्चन, मैं हर दफ़ा ये क्वेश्चन पूछूंगा, आई कट द रेंज इन हाफ, और मैं हाफ रेंज को कट कर दूँ। दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है बाइनरी सर्च, ये जो प्रोसेस है बाइनरी सर्च टेक्स लोगारिथमिक, ये आपके पास लोगारिथमिक टाइम लेगा। स्टेइंग एफिशिएंट इवन फॉर एवरी लार्ज रेंज, जितना मर्जी डाटा पड़ा हो हम उसको जल्द से जल्द जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अभी हमने यहाँ से 1 से लेकर 100 के दरमियान की बात की, अगर मैं आपको कहूँ 1 से लेकर 1 लाख के दरमियान में हमने नंबर ढूंढना है तो वो भी ढूंढना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब देखिए नंबर हमने बहुत ज़्यादा बढ़ाया है लेकिन जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो कम बढ़ेंगे, वो इतने ज़्यादा स्पीडली वर्क नहीं करेंगे। अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ के अंदर भी सेम यही चीज़ है। ये देखें हमने क्या किया है कि पहले हमारे पास यहाँ पे 0 है तो टाइम भी 0 है। जैसे हमने 2 मतलब जो है उसका टास्क इनपुट साइज 2 किया है तो उसका जो टाइम है वो 1 पॉइंट कुछ हुआ। जैसे मैंने टास्क 3 कर दिए हैं, मतलब एक टास्क मैंने बढ़ा भी दिया है लेकिन अभी तक भी टाइम जो है वो 2 से कम ही है। देखें ये बिल्कुल 2 से अभी भी कम है, छोटा है, ठीक है जी। इसी तरह अगर मैंने टास्क 4 कर दिए हैं फिर जाके वो 2 तक पहुँचा है, मतलब टाइम जो है इसमें बहुत कम जो है स्पीडली वर्क करता है लेकिन टास्क आपके बहुत जल्दी जो है वो मूव हो रहे होते हैं।
ठीक है जी। इनपुट साइज हम ज़्यादा बढ़ाते हैं लेकिन टाइम आपका बहुत स्लो वर्क कर रहा होता है, स्लो काम कर रहा होता है। अगर मैं इसको एक और रियल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँ तो पुराने ज़माने में टेलीफोन की डायरेक्टरीज होती थी। अगर हमने किसी खास नंबर को ढूंढना तो पहले हम उसका नाम देखते थे, उसका नाम क्या है। अगर उसका नाम फॉर एग्जाम्पल ऐसे शुरू होता है तो हम पूरी बुक को सर्च नहीं करते थे, हम दरम्यान से बुक ओपन करते थे, हम पता चल जाता था कि अब जो एस है वो इस दरम्यान वाले पेज से पीछे की तरफ है या उससे आगे है। अगर आगे है तो पीछे वाले को हम निगलेक्ट कर देंगे और अगर पीछे है तो फिर आगे वाले को निगलेक्ट कर देंगे। तो यही चीज़ हमारे पास इम्प्लीमेंट होती है। तो ये भी जो एग्जाम्पल है ये आपकी लोगार्थमिक टाइम की ही एक एग्जाम्पल बन गई। तो बेटा सोचें, अगर हमारे पास 10 लाख रिकॉर्ड्स हैं तो ओ एन के अंदर लगभग हमें 10 लाख दफ़ा चेक करना पड़ेगा, लेकिन ओ लॉग एन के अंदर सिर्फ एक स्टेप में आंसर मिल सकता है। इसलिए बाइनरी सर्च जैसी टेक्निक्स बहुत पावरफुल मानी जाती है। तो बेटा अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि वाई इज ओ लॉग एन इज एफिशिएंट, ये क्यों इतना एफिशिएंट है, तो आप सिंपल इसका आंसर देंगे बिकॉज क्योंकि दी प्रॉब्लम साइज इज रिड्यूस्ड। इसके अंदर प्रॉब्लम का जो साइज है वो हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं बाय हाफ एट ईच स्टेप, हर स्टेप पर हाफ कर देते हैं। काजिंग वजह यह है द रन टाइम ऑफ ग्रो, कि जो रन टाइम ग्रो है मतलब बढ़ना है वेरी स्लो, बहुत आहिस्ता से बढ़ता है। इवन हत्ता के व्हेन द इनपुट साइज बिकम्स वेरी लार्ज, अगर हम बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। तो ये आपके पास इसका सिंपल आएगा, आप अपनी नोटबुक के ऊपर इसका आंसर लिख भी सकते हैं। तो बेटा अब हमने बिग ओ नोटेशन की तमाम मेजर कम्प्लेक्सिटी पढ़ ली हुई है। मतलब O1 कल हमने पढ़ लिया था, ON भी हमने कल पढ़ लिया था, आज हमने O log n और ON स्केल पढ़ लिया हुआ। अब अगली स्लाइड में हम इन सब को एक ग्राफ पर कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इनपुट साइज बढ़ने पर इनकी ग्रोथ किस तरह से चेंज होती है। तो स्टूडेंट चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे अगर आप देखें ग्राफ को बेटा गौर से, तो हमारे पास O1 मतलब जो कांस्टेंट टाइम है उसका ग्राफ अगर आप देखें कि हमारे पास टाइम जो है वो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो टास्क बढ़ रहे हैं। पहले 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, सो ऑन। जैसे जैसे हम जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, इसका कहने के टास्क को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन टाइम आपका सेम ही। फिर हमने पढ़ा ON लीनियर, जिसमें हमने देखा था कि जिस तरह से हम इसका टास्क बढ़ाते हैं सेम वैसे ही उसका जो टाइम है वो भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए ये सीधी लाइन आपकी बुक में सेम इसी तरह से उन्होंने एक ग्राफ के अंदर बयान किया था। मैंने आपको अलग अलग बनाकर बताया, मैंने बताया था कि पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपने इनको अलग अलग ही करना है। क्लियर है जी। तो बेटा ये जो ग्राफ है ये सिर्फ लाइन्स का कलेक्शन नहीं है, ये ग्राफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि किस एल्गोरिथम को चूज करना चाहिए। मतलब आपको पता चल जाएगा ग्राफ को देखते ही कि जी मुझे O1 चूज करना चाहिए, मुझे ON चूज करना चाहिए, मुझे ON स्क्वायर वाला चूज करना चाहिए, या मुझे O log n को इस्तेमाल करना चाहिए। क्लियर है जी। हम ये भी देखते हैं कि फ्यूचर में जब डाटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो एल्गोरिथम का बिहेवियर कैसा रहेगा, इसलिए एसिम्प्टोटिक ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बेटा यहाँ पे अगर आप पूरे ग्राफ को एक साथ देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सामने आती है कि जब इनपुट साइज छोटी होती है तो एल्गोरिथम के दरमियान फ़र्क ज़्यादा नज़र नहीं आता। अगर आप देखें तो इनपुट साइज जब छोटा था तो जो एल्गोरिथम के दरमियान ज़्यादा फ़र्क हमें नज़र नहीं आया। जैसे हमने इनपुट साइज बढ़ाया है फिर हमें पता चला ओहो इसमें तो टाइम हमारा नहीं ज़्यादा लग रहा, इसमें टाइम भी हमारा कम जो है वो हो रहा है, इसमें टाइम जो है वो इनपुट के साथ साथ बढ़ रहा है और इसमें टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्यूचर स्केलेबिलिटी को देखकर एल्गोरिथम को चूज करते हैं। तो बेटा अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं जी कि जो आपके सामने जो शक्ल नजर आ रही है देखिए है, इसमें O1 बिल्कुल फ्लैट रहती है। उन्होंने कहा जी जो आपने शक्ल देखी है उसमें लिखा हुआ है कि O1 जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट रहती है, O log n बहुत स्लोली ग्रो होती है, ON जो है वो सीधी ग्रो कर रही है, मतलब एक लीनियर फॉर्म में जा रही है, और ON स्क्वायर जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। ये कंपैरिजन हमें एल्गोरिथम सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। अगर मैं इसकी प्रैक्टिकल इंडस्ट्री एग्जाम्पल देना चाहूँ तो अगर सपोज करें दो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, दोनों जो है वो सर्च सिस्टम बना रही हैं। एक कंपनी ए है जो कि एल्गोरिथम यूज़ करती है ON स्क्वायर, दूसरी कंपनी बी है जो कि एल्गोरिथम यूज़ करती है O log n। तो जब यूज़र 100 होंगे तो दोनों ठीक परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही यूज़र 10 मिलियन से भी बढ़ जाएं तो फिर O log n जो है ये वाला जो सिस्टम है, ये जो एल्गोरिथम है ये बहुत एफिशिएंट रहेगा, जबकि ON स्क्वायर ये सिस्टम जो है वो स्ट्रगल में रहेगा, मतलब ये प्रॉब्लम आ जाएगी, मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
तो बेटा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि विच कम्प्लेक्सिटी ग्रो फास्ट अमंग O1, ON, ON स्क्वायर, O log n, तो इसका सिंपल आंसर है ON स्क्वायर। और विच रिमेन कॉन्स्टेंट, कौन सी जो है रिमेन कॉन्स्टेंट रहती है, वो आपके पास O1 है। ठीक है जी। तो बेटा आज हमने इस स्लाइड में इस डायग्राम की मदद से, इस ग्राफ की मदद से डिफरेंट एसिम्प्टोटिक नोटेशन को कंपेयर किया। हमने पढ़ा कि O1 जो है वो हमारा रिमेन कांस्टेंट रहता है, O log n जो है ये हमारे पास ग्रो वेरी स्लो होता है। फिर उसके बाद ग्रो जो है वो ON जो है वो लीनियर ग्रो होता है, और ON स्क्वायर जो है ये हमारे पास फास्ट ग्रो होता है, तेजी से। ग्राफ एल्गोरिदम एफिशिएंसी को विजुलाइज करने में हेल्प भी करता है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि एल्गोरिदम जो है ये सिलेक्शन के लिए ग्रो बिहेवियर को समझने में बहुत ज़्यादा जरूरी है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सब चीज़ें जो है वो कवर हो होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा बेटा, हमारा स्पेस कम्प्लेक्सिटी, ये मैंने वैसे तो आप लोगों को बहुत डिटेल से फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन चलें यहाँ पे इसको दोबारा से फॉर्मली पढ़ लेते हैं। स्पेस कम्प्लेक्सिटी से मुराद है कि जब हम कम्प्लेक्सिटी देखते हैं कि वो एल्गोरिदम हमारे लिए एफिशिएंट है या नहीं है, तो हम ये भी देखते हैं कि टाइम के साथ साथ उसकी स्पेस कितना की, मतलब वो जगह कितनी ले रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी मैयर करती है हाउ द अमाउंट ऑफ मेमोरी, कि कितनी अमाउंट ऑफ मेमोरी ले रही है या स्पेस और ये जगह ले रही है। एंड एल्गोरिदम, उस एल्गोरिदम के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं, चेंज एज दी साइज, ऐसे हम साइज जो है वो चेंज करते हैं, और दी इनपुट डाटा इंक्रीजेज, कि डाटा का जो इनपुट है उसको हम बढ़ा देते हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल है कि एक क्लास है, उसके 50 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स वगैरह आपने स्टोर करना है, तो सिस्टम को 50 मार्क्स स्टोर करने हैं, मेमोरी उसके लिए चाहिए। और अगर स्टूडेंट 500 हो जाएँ तो मेमोरी जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाएगी। अच्छा बेटा, यहाँ नेक्स्ट लिखा हुआ है, इट हेल्प्स, ये मदद करता है अस अंडरस्टैंड, समझने में, हाउ एफिशिएंटली एन एल्गोरिदम यूजेस मेमोरी व्हेन हैंडलिंग लार्ज डाटा सेट, मतलब जब आप बड़े डाटा सेट को यूज़ कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, तो ये हमारी मदद करता है इस चीज़ को समझने के लिए कि कौन सा एल्गोरिदम हमारे लिए एफिशिएंट रहेगा और कौन सा एल्गोरिदम हमारे लिए एफिशिएंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट इसमें इसकी एग्जांपल है जी, अगर जी सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर, सिंपल है। इफ़ एन एल्गोरिदम, अगर आपके पास एक ऐसा एल्गोरिदम है नीड्स, जिसके लिए ज़रूरत है टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ नंबर, जिसमें आपने लिस्ट ऑफ नंबर को स्टोर करना है, इट्स स्पेस कम्प्लेक्सिटी टेल अस, इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो बताती है हाउ मच मेमोरी विल बी रिक्वायर्ड, कि हमें इसके लिए कितनी मेमोरी चाहिए। मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर आपके पास 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों के लिए आपको मेमोरी चाहिए, लेकिन अगर वो 5000 बच्चों का डाटा स्टोर करना है तो फिर आपको उस हिसाब से इसके जो है वो वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है जी। तो ये आपके पास था स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है। तो बेटा आज हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं, मैं एक दफ़ा दोबारा से आपको बता दूं। आज हमने पढ़ा कि ON स्क्वायर क्या होता है, क्वाड्रेटिक टाइम कम्प्लेक्सिटी। फिर हमने पढ़ा O log n, जो कि लोगारिथमिक टाइम कम्प्लेक्सिटी था। और उसके बाद फिर हमने तमाम कम्प्लेक्सिटीज़ को कंपेयर किया, कौन सी बेस्ट है, कौन सी बेस्ट नहीं है। और लास्ट पर हमने स्पेस कम्प्लेक्सिटी को दोबारा से ओवरव्यू किया। फिर भी कोई पॉइंट रह गया हो या कोई पॉइंट ऐसा जिसकी आपको समझ ना आई हो, तो दोबारा से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतने काफ़ी है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।